ये चैन की फोटो देखने के बाद लिू जेंगकुन ने कहा, थर्ड यंग मास्टर कितने हैंडसम है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो एक महान फैमिली के यंग मास्टर हैं। मुझे सच में उम्मीद है कि किसी दिन मुझे उस यंग मास्टर का आदरणीय चेहरा देखने का मौका मिलेगा। मास्टर फेंग ने अपने अंदाज में कहा, थर्ड यंग मास्टर यूंजो शहर में पहले से ही 3 साल से हैं। अभी वे अगले 1 या 2 साल तक यहीं रहेंगे। कुछ पल रुकने के बाद मास्टर फेंग ने कहा, वैसे क्या तुम पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण पूर्व एशिया में पुरुषों की भर्ती नहीं कर रहे थे, तो तुम अचानक वापस क्यों आ गए? लिू जेंगकुन ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास गुआ नाम का एक अधीनस्थ है जो कुछ मुसीबत में फंस गया है। मैंने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से लगभग 100 गुंडों को भर्ती किया ताकि वे इस मामले से निपटने में उसकी मदद कर सकें। मास्टर फेंग ने धमकाते हुए कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि इसका असर थर्ड यंग मास्टर पर न पड़े। लिू जेंगकुन ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर फेंग। मास्टर फेंग ने शांति से कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चेस का एक गेम खेलो, देखते हैं कि तुम्हारा खेल सुधरा है या नहीं। फिर सीधा हुआशेंग ग्रुप कंपनी का सीन देखता है। शाओजी सोचता है, हुआशेंग की सीईओ के साथ क्या चल रहा है? उन्होंने मुझे पूरे 2 घंटे तक रिसेप्शन रूम में लटकाए रखा है। शाओजी ने खुद से ही कहा, प्रेसिडेंट ये का आखिर मतलब क्या है? जाहिर है उन्हें मेरी बहन पसंद है, फिर भी वो अपने होने वाले साले के साथ मुझसे इतना रूखा व्यवहार करते हैं। इन बड़े बिजनेसमैन का मिजाज वाकई बहुत अजीब होता है। फिर शाओजी ने अपना फोन निकालकर ये चैन का नंबर डायल करते हुए कहा, नहीं अभी मैं उस नाकारा ये चैन से पूछता हूँ। फिर अगले ही पल ये चैन के फोन में शाओजी का कॉल आ जाता है। मोबाइल देखते हुए ये चैन ने अपने आप से कहा, वांग शाओजी। फिर 5 मिनट बाद ये चैन रिसेप्शन रूम में अंदर आता है। ये चैन ने दरवाजा खोलकर कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शाओजी ने चिल्लाते हुए कहा, ये चैन तुम कमीने, तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुम्हारे प्रेसिडेंट ये अभी कहाँ पर हैं? ये चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये? वो तो अभी इस समय एक मंदबुद्धि व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये सुनकर शाओजी जोर जोर से हंसने लगता है। शाओजी ने हंसते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि वो आदमी बिल्कुल बेवकूफ है। प्रेसिडेंट यी के साथ इतनी देर तक बातचीत करना वाकई बेवकूफी है। उसे हंसते देखकर ये चैन सोचता है, तुम में सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। मैं जिस मन बुद्धि की बात कर रहा हूं वो तुम ही हो बेवकूफ। शाओजी ने ये चैन को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, ये चैन तुम कहते हो कि तुम बॉडीगार्ड हो, लेकिन तुम प्रेसिडेंट यी की तरह बड़े दिखावे से कपड़े पहनते हो। आखिर तुम ये दिखावा क्यों कर रहे हो? उसके बाद शाओजी ने बिल्कुल ये चैन के सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने यूंझो शहर में इतने सारे बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे मारा था, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये चैन ने हल्की मुस्कान से कहा, क्या तुमने मुझे फंसाने के लिए जी गुआ को नहीं ढूंढा था? अफसोस की बात है कि तुम्हारा ब्रदर गुआ भी तुम्हारी बदला लेने में मदद नहीं कर सकता। शाओजी ने चिल्लाकर कहा, तुम ज्यादा घमंड मत करो। ब्रदर गुआ को उसके बॉस से करीब 100 बड़े गुंडे मिले हैं। तुमको वार्निंग न देने के लिए मुझे दोष मत देना। अब से काम से घर लौटते समय सावधान रहना और ज्यादा शराब मत पीना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हें पीट पीट कर सुअर का सर बना दिया गया है। ये चैन सोचता है, मैं पिछले कुछ समय से किन होंग यान के साथ ऑफिस आने जाने के लिए सफर कर रहा हूं। अगर इन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये चैन मुस्कुराते हुए सोचता है, हाल जैसा कोई अच्छा समय नहीं है। फिर ये चैन ने अपनी टाई को ढीला करते हुए कहा, तुम उन्हें अभी कंपनी के पार्किंग प्लेस पर क्यों नहीं बुला लेते, ताकि काम के बाद मुझे घेरने की परेशानी से उन्हें बचाया जा सके। इस मामले को सीधे तौर पर सुलझाना बेहतर होगा। शाओजी ने मुस्कुराकर कॉल लगाते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने सही कहा। मैं अभी गुआ को लोगों को भेजने के लिए कहूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी नीचे चलो और मेरे साथ इंतजार करो। ये चैन ने शांति से कहा, जरूर, मैं इंतजार करूंगा। फिर वो दोनों कंपनी के पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पर लाइट्स होने के बावजूद थोड़ा अंधेरा होता है। वहां पहुंचकर शाओजी हवा में ही बंदर की तरह हरकतें करने लगता है। ये चैन ने शांति से कहा, तुम क्या कर रहे हो? शाओजी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अब जबकि मैंने सारे निगरानी कैमरे नष्ट कर दिए हैं, तो अगर मैं यहाँ तुम्हें पीट पीट कर मार भी डालूं तो भी कोई सबूत नहीं बचेगा। ये चैन ने खुश होकर कहा, क्या ऐसा है? तो इस तर्क के अनुसार अगर मैं तुम्हें यहीं पीट पीट कर मार डालूं तो भी कोई सबूत नहीं बचेगा, है ना?
इतना कहकर वो शैतान की मुस्कुराहट के साथ शाओ जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर तो शाओ जी के पसीने छूट जाते हैं। शाओ जी ने डरते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन इससे पहले कि शाओ जी कुछ ज्यादा बोले, ये चैन उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे शाओ जी की चीखें निकल जाती हैं। बुरी तरह से घायल होने के बाद शाओ जी ने हकलाते हुए कहा, ये चैन, तुम रुक जाओ। ये चैन ने अपना मुक्का दिखाते हुए कहा, वांग शाओ जी, क्या तुम बेवकूफ हो? गुंडों को बुलाने से पहले क्या मैं तुम्हें पहले पीट नहीं दूंगा? फिर तुरंत ही ये चैन शाओ जी को कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन उतने में ही पीछे से कोई कहता है, उसको छोड़ दो। ये चैन तिरछी आंख से देखता है। तब पता चलता है कि गुआ गुंडों को लेकर आया होता है। गुआ ने अपने गुंडों से कहा, सब लोग उसे पकड़ो। फिर सभी गुंडे ये चैन को घेर लेते हैं, लेकिन ये चैन भागकर सामने खड़े एक गुंडे को जोर से मुक्का मारने से लड़ने की शुरुआत करता है। फिर दूसरे को जोर से किक मारता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बेवकूफ शाओ जी गुआ के पीछे छिपकर चिल्ला रहा होता है। शाओ जी ने चिल्लाकर कहा, ये चैन, मैं आज 10 और लोगों को भेज रहा हूँ। ये 10 लड़के ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम अब कभी बॉडीगार्ड नहीं बनोगे। ये चैन सोचता है, ये 10 लोग वाकई असाधारण हैं। गुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चैन, स्ट्रगल करना बंद करो। ये गुंडे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम निपट सको। तो ठीक है, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मुझे अपना मालिक मान लो और अब से मेरे पीछे पीछे चलो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कैसा रहेगा? ये चैन ने लड़ते हुए कहा, तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर गुआ बहुत ही गुस्से हो जाता है। उतने में ही गुआ को कॉल आ जाती है। गुआ ने कॉल में कहा, लॉर्ड लियू, आपको एक और विशेषज्ञ भेजना होगा जो 10 लोगों से लड़ सके। मुझे अपने अधीन ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करना होगा। लियू ज़ेंकुन ने चिल्लाकर कहा, क्या? मुझे जगह बताओ, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। लियू ज़ेंकुन सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस देश में कोई ऐसा विशेषज्ञ है जो एक साथ 10 लोगों से निपट सकता है। मुझे भी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। फिर कुछ 10 मिनट के बाद एक कार तेजी से पार्किंग एरिया में आती है। वहां सामने गुंडे खड़े होते हैं। लियू ज़ेंकुन को कार से उतरते देखकर गुआ भागते हुए उसके पास जाता है। गुआ ने रिस्पेक्ट से कहा, लॉर्ड लियू, आप पहुंच गए हैं। गुआ ने डरते हुए कहा, लॉर्ड लियू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 लोग काफी नहीं हैं। सीधे 100 लोगों को भेजकर उसकी पिटाई करवाइए। लियू ज़ेंकुन ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, बेकार के कचरे, हट जा रास्ते से। गुआ ने कांपते हुए कहा, हाँ बॉस। लियू ज़ेंकुन यी चैन को लड़ते देखते हुए कहा, मुझे देखने दो कि यी चैन नाम का ये लड़का कैसा दिखता है। ये चैन लड़ते हुए लियू ज़ेंकुन और उसके साथ आए लोगों को देखता है। ये चैन सोचता है, हालांकि इन 10 लोगों ने मेरी ज्यादातर एनर्जी खर्च कर दी, लेकिन अगर लगभग 1 दर्जन और लोग आ जाएं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये चैन सीधा लियू ज़ेंकुन को देखते हुए सोचता है, डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले सरगने को पकड़ो। मैं पहले इस लॉर्ड लियू को वश में करूंगा। शाओ जी ने हंसते हुए कहा, ये चैन, लॉर्ड लियू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तुम नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से घुटने टेक कर हमसे माफी मांग लो। फिर लियू ज़ेंकुन ये चैन की तरफ ठीक से देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो 3rd यंग मास्टर हैं जिनकी तस्वीर देखी थी, जिसके कारण वो डरने लगते हैं। इतना पता चलते ही लियू ज़ेंकुन के मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। लियू ज़ेंकुन हकलाते हुए कहते हैं, तुम तो। बीच में टोकते हुए शाओ जी ने पीछे से कहा, लॉर्ड लियू, उसे पीट पीट कर मार डालो। इतना सुनते ही लियू ज़ेंकुन तुरंत शाओ जी के मुंह पर मुक्का मार देते हैं। शाओ जी अपने सूजे हुए गाल को दबाने लगता है। शाओ जी ने हकलाते हुए कहा, लॉर्ड लियू। लेकिन तब तक लियू ज़ेंकुन यी चैन के पैरों में गिर जाते हैं। लियू ज़ेंकुन ने घुटनों पर बैठकर कहा, यंग मास्टर। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।